हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी, मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है वो सब हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो है फ्लूइडिटी। जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फ्लूइड होती है। ठीक है, तो इस फ्लूइडिटी की जरूरत क्या है? ये क्या होता है? जो फ्लूइडिटी है वो किसके लिए जरूरी है? नॉर्मल सेल ग्रोथ की। जैसे सेल ग्रोथ करेगी तो क्या होगा? अगर वो रिजिड होगी, सख्त होगी, तो क्या होगा? उसको मुश्किल हो जाएगी ग्रोथ करने में। अगर वो फ्लूइड होगी तो क्या वो आसानी से ग्रो कर पाएगी। जैसे माइटोसिस मियोसिस होता है, ठीक है, तो एक सेल से दूसरी सेल बननी है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या है कि जो दूसरी नई सेल बनेगी वो क्या, उसको भी चाहिए कि अपनी अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस टाइम पे भी अगर वो स्ट्रक्चर फ्लूइड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड होगी, तो क्या डिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की जरूरत होती है। और जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो डिपेंड करती है एक तो लिपिड कंपोजिशन पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं उनकी कंपोजिशन पे, ठीक है, और दूसरी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे वो कैसी रहती है? लो टेम्परेचर पे वो होती है बिल्कुल जेल लाइक, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एलिवेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है? कोजेज फ्री फ्लोइंग लो विस्कस फ्लूइड लाइक टू मोर रिजिड एंड जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लो टेम्परेचर उसको क्या कर देता है? लो विस्कस वो पहले थी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, फ्लूइड से वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे वो कैसी हो जाती है? जेल लाइक। तो जैसे ये क्या होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाइलेयर होती है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर होती है। तो क्या होता है जब टेम्परेचर लो हो, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि जो हेड है वो टाइटली पैक्ड होता है और जो टेल्स होते हैं वो प्रॉपर रेगुलर होते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? जो हेड है वो क्या होंगे? वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? लूजली पैक्ड हो जाएंगे। और जो टेल है वो तिरछी तिरछी हो जाएंगी। तो टेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिसऑर्डर हो जाएंगी। इस ये जो हाई से लो टेम्परेचर पे जाके मेम्ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, इसको फेज ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, क्योंकि जो टेल्स जो अब तक रेगुलर थी, प्रॉपर एक ऑर्डर में थी लो टेम्परेचर पे, वो कैसी हो जाएंगी? तिरछी हो जाएंगी, जिससे जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन थिन होती है, लो टेम्परेचर पे ये थिक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आता है चेन लेंथ। जो फैटी एसाइल की चेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो लिपिड बाइलेयर होती है, उसकी जो क्या टेल होती है उसकी लेंथ अगर वो शॉर्ट होगी तो क्या होगा? लेस सरफेस एरिया कवर करेगी, ठीक है। और जो वांडरवाल इंटरेक्शंस होते हैं इनके बीच में वो भी कम बनेंगे। तो इससे क्या होगा? फैटी एसाइल चेन की लेंथ भी क्या मैटर करती है? किसमें? फ्लूइडिटी में। तो ये भी फ्लूइडिटी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने पढ़ा था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें वन या मोर डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो गए। अब ये जो डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड आया वहां पे क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फैटी एसाइल की चेन है उसमें क्या होगा? एक बैंड आ जाएगा या किंक आ जाएगा, ठीक है। उससे उसकी पैकेजिंग क्या है? वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? फ्लूइड स्टेट बढ़ेगी। लो टेम्परेचर पे भी वो फ्लूइडिटी को क्या करेगा? फेवर करेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? दीज हैव डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन को ही देखें तो कैसी होती है? ये CH2 के रिपीट्स होते हैं, जो एंड किसके साथ होते हैं? CH3 के साथ, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड आ जाता है,
और जहां भी ये डबल बॉन्ड आएगा तो जो फैटी एसाइल की चेन है उसमें क्या हो जाएगा, किंक आ जाएगा, या वो यहाँ से बैंड हो जाएगी। ठीक है, जिससे जो पैकेजिंग है वो डिस्टर्ब होगी और जिससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हाई और लो टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे क्या होता है, अफेक्ट करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। कैसे, क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर हो तो उस टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये क्या करेगा, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एक्सेसिव फ्लूइडिटी है उसको नहीं होने देगा, डिक्रीज एक्सेसिव फ्लूइडिटी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे तो ये काम होता है कोलेस्ट्रॉल का कि हाँ वो एक्सेसिव फ्लूइड ना हो। दूसरा होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जो फैटी एसिड चेन होती है उनका जो इंटरेक्शन होता है उसको इंटरफेयर करता है। ठीक है, ताकि वो टाइटली पैक ना हो। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है वो क्या सोलिडिफाई ना हो और वो क्या फ्लूइड बनी रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरफेयर द इंटरेक्शंस विद फैटी एसिड चेन, प्रिवेंट मेम्ब्रेन सोलिडिफिकेशन या फिर फ्रीज स्टेट। ठीक है, तो ये क्या लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन के सोलिडिफिकेशन को रोक देगा, उसकी फैटी एसाइल चेन में इंटरफेयर करके। ठीक है, तो फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा उसकी जो फैटी एसाइल की चेन है उसकी लेंथ पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे, और किस पे, कोलेस्ट्रॉल पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब उस मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं वो दो तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। एक मूवमेंट होती है क्या, लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट में क्या होता है कि एक ही बाइलेयर में वो मूव करते रहे। ठीक है, एक होती है ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। ये मूवमेंट, इसमें दोनों जो लेयर होती हैं, आउटर और इनर लीफलेट जो होते हैं बाइलेयर के, वो दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है वो कैसी, दो तरीके की होती है। तो जो ये मूवमेंट होती है ये क्या, दो तरीके की होती है। एक होती है लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, दूसरी होती है ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट, ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। ठीक है, तो जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट होती, ट्रांस लेटरल मूवमेंट होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो लेटरल मूवमेंट होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों शो करते हैं, पर जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट होती है वो सिर्फ किस में होती है, लिपिड्स में। ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बोथ शो लेटरल मूवमेंट। और ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट किसमें होती है, अकर्स ओनली ओनली इन लिपिड्स। ठीक है, तो जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट होती है इसमें सिर्फ लिपिड्स इन्वॉल्व रहते हैं।
क्या होता है, जैसे ये क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है इसमें, ठीक। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, बीच में इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्या हो जब मूवमेंट सिर्फ ये, जैसे ये एक एक लीफलेट है और ये एक दूसरा लीफलेट है, ठीक है, दोनों मिलके बाइलेयर बना रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ इसकी मूवमेंट की बात करूं या फिर मैं अकेले सिर्फ इसकी मूवमेंट की बात करूं तो मैं लेटरल मूवमेंट कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मतलब ये यहाँ आ जाए या ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि एक ही लेयर में वो लेफ्ट राइट घूमते रहे, ठीक है, एक ही लेयर में लेफ्ट राइट घूमते रहे तो वो है लेटरल मूवमेंट, ठीक है। occurs, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ओनली वन लेयर इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक ही लेयर में होती है तो एक ही लेयर इन्वॉल्व रहती है, इसमें बोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक बाई लेयर है, ये क्या है, एक बाई लेयर है, और इनको क्या हो गया कि हाँ इसको यहाँ आना है या इस यहाँ से किसी को जाना है या बीच में से किसी को, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में जाना है, दैट इज क्या, ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो दोनों के दोनों लीफलेट हैं या दोनों की दोनों जो लेयर हैं वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। और इसका जो ये जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट होती है तो इसके लिए क्या, कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स इन्वॉल्व फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये कौन से होते हैं, जैसे फ्लिपेज होता है, फ्लिपेज, एक होता है फ्लोपेज, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या, जो प्रोटीन्स मतलब जो लिपिड्स होते हैं उसकी मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। और जो लेटरल मूवमेंट होती है, अगर आपको देखना है कि हाँ लिपिड और प्रोटीन्स कैसे मूव कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए जो टेक्निक है वो है फ्रैप। फ्रैप क्या है, फ्लूरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, टू ऑब्जर्व लिख सकते हैं, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, फ्रैप। फ्रैप क्या है, ये फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ब्लीच करते हैं उसको और ठीक है फिर उसको रिकवर कर देते हैं, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, फ्रैप। फ्रैप से हम क्या लेटरल मूवमेंट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले किसकी, ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट की, ठीक है। ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट में भी किसकी, फ्लिपेज की। इसकी बात करते हैं पहले, ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट की। ये किसमें होती है, सिर्फ लिपिड्स में होती है। हम्म। तो फ्लिपेज, फ्लिपेज, जो फ्लिपेज होता है ये क्या है, ये एक पी टाइप एटीपीएज है, ठीक है।
पी टाइप एटीपीएस। ठीक है, एटीपीएस से ही पता चल रहा है कि ये एटीपी यूज करेगा। ठीक है, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब हम पी टाइप एटीपीएस, बी टाइप एटीपीएस, ये सब क्या होते हैं ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फिलिपेज होता है ये पी टाइप एटीपीएस होता है, और क्या, एटीपी रिक्वायर्ड, यानी कि एटीपी यूज करता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लिप इनसाइड, फ्लिप इनसाइड, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे बाई लेयर है ना, जैसे ये एक बाई लेयर है, ठीक है, ये इसकी आउटर साइड है और ये इसकी क्या है, इनर साइड है। ठीक है, मतलब ये इसका साइटोसोलिक फेस हो गया। ठीक है, और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसको ये क्या करेगा, फ्लिप इनसाइड, ये क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ये यहाँ पे जो है उनको अंदर मूव कराएगा, जो बाहर वाली लीफलेट में लिपिड्स हैं उनको क्या, इनर जो लीफलेट में है उधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो बाहर से अंदर भेजेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटर लीफलेट लिख सकते हैं, आउटर लीफलेट टू इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या, बाहर से अंदर की तरफ भेजेगा और एटीपी यूज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर 2 पे आता है फ्लोपेज। फ्लोपेज, ठीक है, फ्लोपेज क्या होता है, ये एक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। प्रोटीन है और ये क्या, ये भी एटीपी यूज करता है, एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लिप आउटसाइड, मतलब फ्लिपेज के अपोजिट साइड ये क्या कराता है, मूव कराता है, जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ भेजता है। ठीक है, तो फ्लिपेज के जस्ट अपोजिट काम करता है, फ्लिप आउटसाइड, तो क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ फोस्फोलिपिड्स फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट, लीफलेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो अंदर है अंदर वालों को बाहर भेजेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन को क्या मेंटेन रखते हैं। ठीक, अब एक और आता है, एक क्या है, स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज। ठीक है, तो जो स्क्रैम्बलेज होता है ये क्या करता है, ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता कि अंदर से बाहर भेजना है या बाहर से अंदर भेजेगा, मतलब जैसे फ्लिपेज और फ्लोपेज करते हैं, नहीं, ये क्या डायरेक्शन फ्री होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। ठीक है, उनको किसी भी डायरेक्शन में फ्लिप कर सकता है। ठीक है, तो इट इंश्योर्स दैट each leaflet equally
populated with phospholipids, phospholipids, ठीक है। और क्या करेगा, मूव्स phospholipid non specifically ठीक है, नॉन स्पेसिफिकली इन ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करा सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता, नोट डिपेंड्स ऑन एटीपी, या फिर हम कह सकते हैं और एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एटीपी की इसकी जरूरत नहीं होती, पर इसको किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की, कैल्शियम से एक्टिवेट होता है ये, बट एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम, ठीक है। तो ये क्या, कैल्शियम से एक्टिवेट होता है। तो ये क्या है, जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, सबसे पहला आता है फ्लिपेज, जो कि एक पी टाइप एटीपीएज है, एटीपी यूज करता है और क्या करता है, फ्लिप इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ फोस्फोलिपिड को मूव कराता है, ठीक है। और दूसरा है फ्लोपेज, फ्लोपेज में क्या होता है, ये एक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ये क्या बाहर की तरफ भेज, फ्लिप आउटसाइड यानी कि अंदर से बाहर भेजेगा, ठीक है। तो ये अंदर से बाहर फोस्फोलिपिड्स को मूव कराता है, मूवमेंट ऑफ फोस्फोलिपिड फ्रॉम इनर लीफलेट टू आउटर लीफलेट। थर्ड इसमें आता है स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज क्या करता है, ये डायरेक्शन फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में करा देता है, ठीक है। और ये क्या बस इंश्योर करता है कि हाँ प्रत्येक जो मतलब जो दोनों लीफलेट हैं उसमें फोस्फोलिपिड्स की का जो नंबर है वो इक्वल रहे, ठीक है, वो इक्वली पॉपुलेटेड रहे, ठीक है। और ये क्या एटीपी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम, कैल्शियम से ये एक्टिवेट होता है। तो ये हो गई ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट। अब एक और चीज आती है कि जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या लिपिड बाइलेयर में, उसमें क्या होता है कि वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम कैसे देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं एक टेक्निक का यूज करके, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। क्या नाम है इसका, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक, ठीक है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रीज, के हाँ पहले उसको फ्रीज किया होगा, फिर उसके बाद फ्रैक्चर, ठीक है, उसके बाद उसको क्या फ्रैक्चर किया होगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली, ठीक है, मेम्ब्रेन ले ली, मेम्ब्रेन लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका क्रायोफिक्सेशन करेंगे, किससे, लिक्विड नाइट्रोजन से, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन से उसको क्या कर लिया हमने, उसका क्रायोफिक्सेशन किया, उससे क्या हो गया, जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जैसी थी बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीज हो जाती है उससे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम एक नाइफ जिसको हम माइक्रोटोम कहते हैं, माइक्रोटोम से क्या करेंगे, उसको जो बाइलेयर है उसको क्या कर लेंगे, मोनोलेयर में कट करके मोनोलेयर बना लेंगे। अब वो जो मोनोलेयर हमारे पास है उस मोनोलेयर को हम हैवी मेटल से क्या करेंगे, कोट कर देंगे। हैवी मेटल से कोट करने के बाद क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है, मोनोलेयर हमारे पास है, अब उसकी क्या रेप्लिका बन जाएगी, ठीक है। अब जो ये रेप्लिका बनी है मेटल्स की, इसको हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उस पे देख लेंगे और उससे हमें क्या, जो प्रोटीन्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा हमें।
ठीक है, रेप्लिका क्या होती है, मतलब कॉपी या नकल बन जाती है उसकी बिल्कुल, कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, फ्रीज, क्रायोफिक्सेशन वाया लिक्विड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, क्रायोफिक्सेशन होता है इतने पे, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, क्लीव करते हैं इसको, क्लीविंग इट बाय नाइफ माइक्रोटोम, ठीक है, इनटू मोनोलेयर। तो बाइलेयर से क्या मोनोलेयर बना ली। ठीक है, अब ये जो मोनोलेयर है क्या करेंगे हम, इसको कोट कर देंगे, कोटेड विद हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, जिससे क्या मिलेगी, रेप्लिका, फॉर्म रेप्लिका। अब क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, ऑब्जर्व किससे, टाइम क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इससे हमें प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है। ये क्या है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ट्रांसपोर्ट वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें क्या डिफ्यूजन आता है, सिंपल, फैसिलिटेटेड, एक्टिव और एक्टिव मतलब पैसिव के टाइप हो गए, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम बस जो प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका बेसिक जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। तो क्या स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, ये मल्टीपास होते हैं। मल्टीपास ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनको किसी को ट्रांसपोर्ट कराना है, मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या इनको पैसेज चाहिए होगा, है ना, तभी तो वो बाइंड आके दूसरी एक साइड से दूसरी साइड उसको छोड़ेंगे। तो क्या ये क्या होते हैं, इसलिए मल्टीपास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मोस्टली मल्टीपास। ठीक है, और ये दो तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या, नंबर एक पे आते हैं कैरियर प्रोटीन्स, और दूसरे आते हैं चैनल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और पैसिव मतलब इसमें सिर्फ क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होता है हमें, इसी से ही हमारा काम हो जाता है। पर जो दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है।
ठीक है, उसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों तरीके के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहती है, पर दोनों में अलग तरीके की होती है। ठीक है, मे बी पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, या फिर इन्वॉल्व इन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट ये क्या करती है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक मॉलिक्यूल से बाइंड होंगी, बाइंड होके ठीक है फिर कन्फर्मेशन चेंज होंगे और फिर वो दूसरी साइड उसको छोड़ के आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप की होती हैं, मतलब इसमें भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्या, नंबर 1 आता है यूनिपोर्टर। ठीक है, और नंबर 2 पे है को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर, जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। को ट्रांसपोर्टर में क्या आता है, सिम्पोर्टर और दूसरा क्या आता है, एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर, ठीक है। तो जो यूनिपोर्टर, यूनि से ही पता चल रहा है कि एक, यूनिपोर्टर वो मतलब वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे और उसको एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल का होता है, दैट इज यूनिपोर्टर। ठीक है, को से ही पता चल रहा है, को ट्रांसपोर्टर के, हाँ एक साथ, इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं दैट इज सिम्पोर्टर। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में या ओपोजिट, मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कि एक इधर मूव करेगा एक इधर मूव करेगा, तो वो क्या, एंटीपोर्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूनिपोर्टर की। तो ये बाइंड विद वन मॉलिक्यूल टू ट्रांसपोर्ट अनदर साइड। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे और उसको दूसरी साइड छोड़ के आएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्लूट। अब ग्लूट क्या होता है, ग्लूट होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो जो ग्लूट होते हैं, ग्लूट भी कई टाइप्स के होते हैं, मतलब इनकी भी एक क्लास होती है, ये भी ग्लूट 1 जो एरिथ्रोसाइट में होता है, ग्लूट 2 जो लीवर में होता है, ग्लूट 3 ब्रेन में होता है, ग्लूट 4 इसमें इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इससे क्वेश्चन आता है, ये इंट्रासेलुलर वेसिकल्स में होता है, और ये जो मसल सेल्स होती हैं, जो मसल सेल्स और एडिपोज टिश्यू होते हैं ये उसमें रहता है। और ये क्या होता है, ये ग्लूकोज, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये क्या, जो वेसाइकल्स हैं जहां ये इंट्रासेलुलर वेसाइकल्स में स्टोर्ड है, वहां से निकलेगा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा। ठीक है, तो GLUT4 का ये काम होता है, और ये इंट्रासेलुलर वेसाइकल्स में स्टोर्ड रहता है, और ये कहाँ होता है, जो मसल सेल्स होती हैं और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें होता है। एक होता है GLUT5, GLUT5 होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये मतलब बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस एक, हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, ये इसकी क्लास होती है 1 to 5। ठीक है, तो ये हो गए ग्लूट। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूनिपोर्टर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर, ठीक है, मतलब ये को ट्रांसपोर्टर का वो हुआ, तो इसको ए लिख लेते हैं। सिम्पोर्टर क्या होते हैं, बाइंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट
मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरे आते हैं एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर, ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट molecules in opposite direction, ठीक है। चलो इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक सेल है। तो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक टाइम पे क्या एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं पर डायरेक्शन सेम है, तो वो है क्या? सिम्पोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर जब हम वो पढ़ेंगे ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां पे भी ये रूट में काम करता है, तो वहां भी इसका एक अच्छा फंक्शन दिखता है। एक होता है जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे और इधर भी, ठीक है। तो क्या दोनों मतलब जा तो दो मॉलिक्यूल रहे हैं और एक ही टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है? एंटी पोर्टर, ठीक है। और एंटी पोर्टर का एक एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, वो भी एंटी पोर्टर का एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे जो एक्वापोरिन्स हम पढ़ते हैं ना, वाटर के लिए पैसेज बनाते हैं, तो वो चैनल प्रोटीन्स का एग्जांपल है। क्या? चैनल प्रोटीन्स, ये हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फिर ऑलवेज इन्वॉल्व इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और क्या करते हैं? प्रोवाइड पैसेज, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करते हैं? टनल बना लेते हैं, फॉर्म टनल, ठीक है। मतलब कि हाँ, जो मोलिक्यूल, जैसे हम अभी कैरियर प्रोटीन से पढ़ रहे थे कि एक मोलिक्यूल आया, बाइंड हुआ, उसके बाद वो एक साइड से दूसरी साइड गया, इनमें क्या होता है? ये एक सुरंग या टनल बना लेते हैं, तो बाइंडिंग की इसको क्या जरूरत नहीं पड़ती, पैसेज बनाते हैं और मोलिक्यूल क्या होते हैं? वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये भी कुछ टाइप के होते हैं, ठीक है, चैनल प्रोटीन्स। इसमें सबसे पहले आते हैं क्या? एक आते हैं गेटेड, गेटेड चैनल प्रोटीन्स, एक होते हैं नॉन गेटेड। नॉन गेटेड वो होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन, हमेशा काम करते रहते हैं, ऑलवेज ओपन, ठीक है। ये जो गेटेड होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं, गेटेड चैनल जो होते हैं वो उनको कुछ रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, या तो वो क्या हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी जो पोटेंशियल है उसमें चेंज हुआ, ठीक है, उसकी वोल्टेज में चेंज हुआ, तो तब हम कह देंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। अगर उसमें क्या मैकेनिकल इंजरी या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, या टच, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो चैनल्स रिस्पॉन्स करे, ठीक है, तो वो हो गए क्या? मैकेनिकल गेटेड चैनल। और जो लास्ट होते हैं वो होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल।
उसमें मतलब कोई मॉलिक्यूल, अगर वो आयन है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये तो हम इसको कहेंगे आयन गेटेड चैनल, ठीक है। और अगर वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं, गेटेड टाइप्स ऑफ गेटेड चैनल, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये क्या होते हैं, ओपन ओपन इन रिस्पॉन्स, ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन वोल्टेज इन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है उसका जो वोल्टेज है उसमें कुछ चेंज हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में ये ओपन हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये किसके, ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये इसके रिस्पॉन्स में ओपन होंगे। लास्ट इसमें आते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, गेटेड चैनल। जो लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं ये क्या, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ, ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइगेंड, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें ए, अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, आयन गेटेड चैनल, ठीक है। और दूसरा आता है न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, गेटेड चैनल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ आयंस, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गए, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल होते हैं ये ओपन इन रिस्पॉन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये क्या, न्यूक्लियोटाइड के रिस्पॉन्स में ओपन होंगे। तो ये क्या थे, चैनल प्रोटीन्स, जो क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक टनल बना लेते हैं और फ्री पैसेज प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, गेटेड और नॉन गेटेड। गेटेड, जो नॉन गेटेड होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, पर जो गेटेड होते हैं वो क्या, वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, या फिर लाइगेंड गेटेड हो सकते हैं। अगर वो वोल्टेज गेटेड है तो वो क्या, किसके रिस्पॉन्स में खुलेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसकी पोटेंशियल में चेंज हो उसके रिस्पॉन्स में ये खुलेंगे। मैकेनिकल गेटेड वो है जो किसी स्ट्रेस कंडीशन में मतलब सेल है तो उसके रिस्पॉन्स में ये चैनल खुलते हैं। एक होते हैं लाइगेंड गेटेड, ये क्या होते हैं, लाइगेंड बेस्ड होते हैं। अब वो अगर आयन है लाइगेंड तो वो क्या होंगे, आयन गेटेड चैनल, और अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, ठीक है। तो ये हो गए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव
पैसिव का तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।